राजकुमारी रोजेट। एक समय की बात है, वहाँ एक राजा और रानी थे जिनके दो खूबसूरत बेटे और एक नन्ही बेटी थी जिसके सुंदर सुनहरे बाल थे। जो कोई भी उसको देखता उससे प्रेम किए बिना नहीं रहता। जब राजकुमारी के नामकरण का समय आया तो रानी ने संसार के चारों तरफ से परियों को बुलाया, एक बहुत ही शानदार दावत दी। इतने शानदार भोज के लिए धन्यवाद। अब हम आपसे जाने की अनुमति चाहेंगे। अपनी हमेशा की अच्छी प्रथा मत भूल जाना। मुझे बताओ, रोजेट के भविष्य में क्या होने वाला है? महारानी साहिबा, हमें अंदेशा है कि शायद रोजेट अपने भाइयों के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य का कारण ना बने। शायद उसके कारण उन्हें मृत्यु भी प्राप्त हो। यही सब हम भविष्य में देख पाए हैं आपकी प्यारी नन्ही बच्ची के बारे में। हमें दुख है कि हमारे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं है। राजा और रानी बहुत उदास हो गए क्योंकि अगले दिन तक राजा ने अपने मंत्रियों और विद्वानों से सलाह मशविरा किया, उनके अपने राज्य के अलग अलग भागों से, पर कोई भी कोई हल न ढूंढ सका। इस बीच रानी नन्ही रोजेट के पालने के पास रोती रही। प्रिय, मुझे लगता है कि वहाँ बस एक अंतिम आशा की किरण है। राजा ने रानी को बताया कि महल के पास ही उस घने जंगल में एक बूढ़ा सन्यासी रहता है और लोग दूर दूर से आते हैं उससे मशविरा करने। तो हम जाके उनकी सलाह लेते हैं। शायद उन्हें पता होगा कि परियों की बताई हुई भविष्यवाणी को कैसे रोका जाए। अगले ही सुबह वह निकल पड़े अपने घोड़ों पर और राजा के कर्मचारी उनके पीछे घोड़ों पर थे। जब वे जंगल में पहुँचे तो क्योंकि पेड़ इतने घने उगे हुए थे, घोड़े उनसे गुजर नहीं सकते थे। वो घोड़ों से उतरे और पैदल ही उस खोखले वृक्ष तक गए जहाँ वो सन्यासी रहता था। सन्यासी ने तुरंत ही राजा और रानी को पहचान लिया। स्वागत है महाराज और महारानी, आप मुझसे क्या मांगने आए हैं? रानी ने उसे सब बताया जो परियों ने रोजेट के लिए भविष्य में देखा था और उससे पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। और सन्यासी ने उन्हें बताया कि उन्हें राजकुमारी को ऊपर एक बोझ में तुरंत ही कैद कर देना चाहिए और उसे फिर उससे बाहर कभी ना आने दें। रानी ने उसका धन्यवाद किया और उसे इनाम दिया और वो तेजी से वापस महल की ओर आए। एक ऊंचे बुर्ज में राजकुमारी को रखा गया और राजा, रानी और उसके दोनों भाई उसे देखने वहाँ हर रोज जाते ताकि वो कहीं उदास न हो जाए। बड़ा भाई कहलाता था महान राजकुमार और दूसरा कहलाता था छोटा राजकुमार। वो अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम करते थे। जल्द ही राजा और रानी दोनों एक साथ बीमार हो गए और वे दोनों एक ही दिन मर गए। राज्य में सारी घंटियां बज उठीं। हर कोई शोकग्रस्त था, खासकर रोजेट। समय आ गया है कि तुम सिंहासन ग्रहण करो। मंत्रियों और राजपुरुषों ने महान राजकुमार को सोने के सिंहासन पर बैठाया और उसे हीरे का ताज पहनाकर उसकी ताजपोशी की। राजा अमर रहे, राजा अमर रहे, राजा अमर रहे। अब जबकि हम राजा बन गए हैं, तो चलो हम अपनी बहन को उस बुर्ज से बाहर निकालें जिससे वो इतना तंग आ चुकी है। सुप्रभात प्रिय भाइयों, कृपया मुझे इस बुर्ज से बाहर निकालो क्योंकि मैं इससे तंग आ गई हूँ। इस बदसूरत बुर्ज से चलो बाहर चलें और जल्दी ही राजा तुम्हारे शानदार विवाह का आयोजन करेंगे। जब रोजेट ने वे खूबसूरत बगीचा देखा जो फलों और फूलों से भरा था, जिसमें हरी घास थी और चमचमाते फव्वारे, तो वो आश्चर्यचकित रह गई। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर चीज है। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। वो क्या है जो तुम्हें इतना आनंद दे रहा है? ये क्या है? ये एक मोर है। ये एक बहुत ही सुंदर जीव है। मैं ये घोषणा करती हूँ कि मैं कभी किसी से विवाह नहीं करूँगी सिवाय मोरों के राजा के। पर पहले ये बताओ, हम मोरों के राजा को कहाँ से ढूंढ कर लाएं? ओह, जहाँ से भी आप चाहें श्रीमान, पर मैं किसी और से कभी भी विवाह नहीं करूँगी। राजा और राजकुमार ने इस पर विचार किया कि कैसे वो मोरों के राजा को ढूंढे। उन्होंने राजकुमारी का चित्र बनाया जो बिल्कुल उसकी तरह ही लग रहा था।
क्योंकि तुम किसी और से विवाह नहीं करोगी सिवाय मोरों के राजा के। हम इस पूरी दुनिया में बाहर जाने वाले हैं उसकी खोज करने के लिए। इस बीच ध्यान रहे कि तुम हमारे राज्य का अच्छे से ख्याल रखोगी। धन्यवाद मेरे कारण इतनी मुसीबत उठाने के लिए। मैं वचन देती हूँ कि मैं राज्य की बहुत ही अच्छी देखभाल करूंगी। राजा और राजकुमार महल से निकल पड़े। राजा और राजकुमार चलते चले गए इतनी दूर कि कोई कभी इतनी दूर नहीं गया था। उन्होंने उस हर एक से पूछा जिनसे वो मिले, क्या आप मोरों के राजा को जानते हैं? पर उत्तर हमेशा मिलता नहीं। अंत में वो एक ऐसी सड़क पर पहुँचे जहाँ हर पेड़ पर मोर बैठे थे और उनकी पुकार दूर तक सुनी जा सकती थी। ये सड़क उन्हें एक ऐसे शहर में ले गई जहाँ उन्होंने नर नारियों को देखा जो सभी मोर के पंख का लिबास पहनते थे। उन्होंने जल्द ही राजा को देखा जो एक सुनहरी और हीरों से जड़ित पालकी पर सवार था और जिन्हें बहुत ही खूबसूरत 12 मोर खींच रहे थे। आखिरकार राजकुमार और राजा ने मोरों के राजा को देखा और वे बहुत खुश हुए। तुम अजनबी लगते हो। तुम कौन हो? हुजूर, मेरा भाई एक राजा है आपकी ही तरह और मैं एक राजकुमार हूँ। और ये हमारी बहन का एक चित्र है, राजकुमारी रोजेट का। हम बहुत दूर से आए हैं आपसे ये पूछने के लिए कि क्या आप उससे विवाह करना स्वीकार करेंगे? क्या उसका दिल भी वैसा ही सुनहरा और सुंदर है जैसे उसके बाल हैं? वो उससे 100 गुना ज्यादा अच्छी है। तो ठीक है, मैं उससे विवाह करूंगा और अपने पूरे दिल से उसे बहुत खुश रखूंगा। वो जो चाहे उसे वो मिलेगा और मैं उससे बहुत अधिक प्रेम रखूंगा। मैं बस ये चेतावनी देता हूँ कि यदि उसका दिल उसके बालों की तरह सुंदर ना निकला तो मैं तुम्हें बहुत कड़ी सजा दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। तो ठीक है, फिर चलो तुम हमारे राज्य के अतिथि गृह में वहाँ विश्राम करो जब तक कि राजकुमारी नहीं आती हैं। जल्द ही रोजेट को अपने भाइयों से एक पत्र मिला कि मोरों का राजा मिल गया है और उसे अपनी सारी संपत्ति जितना जल्दी हो सके समेट लेनी चाहिए और उनके पास आ जाना चाहिए क्योंकि मोरों का राजा उससे विवाह करने की प्रतीक्षा कर रहा है। मोरों का राजा मिल गया है और वो मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है। रोजेट ने फैसला किया कि वो अपने भाइयों का राज्य शहर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को देखभाल के लिए सौंप कर जाएगी। हर चीज की जिम्मेदारी ले लो। इस बात का ध्यान रखना कि लोग खुश और संतुष्ट रहें जब तक कि राजा वापस नहीं आता। वो निकल पड़ी। सिर्फ अपने साथ वो ले गई अपनी ताई की बेटी और अपना नन्हा सा हरा कुत्ता फ्रिस्क। उन्होंने एक नाव ली और समंदर में निकल पड़े। जब रोजेट और प्रिंस सो गए, दुष्ट दाई मल्ला के पास पहुंची। क्या तुम खूब पैसे से अपना नसीब चमकाना चाहते हो? हाँ, बेशक करना चाहता हूँ। खैर, मैं तुम्हें 100 के सिक्के दूंगी यदि तुम मेरी मदद करो राजकुमारी को समंदर में फेंकने के लिए। और जब वो डूब जाएगी तो मैं उसके खूबसूरत कपड़े अपनी बेटी को पहना दूंगी और उसे मोरों के राजा के पास ले जाएंगे जो उससे विवाह करके बहुत खुश होगा। 100 सोने के सिक्के पाने के विचार ने उसे दुष्ट दाई के प्रस्ताव के लिए रजामंद कर लिया। मल्ला और उसकी बेटी ने राजकुमारी को उसके पंखों की शैया के साथ उठाया और फ्रिस्क को भी और उन्हें पानी में फेंक दिया। अब खुशकिस्मती से राजकुमारी का गद्दा पूरी तरह फ्योनिक्स पक्षी के पंखों से भरा हुआ था जो बहुत ही विलक्षण होते हैं और उनमें ये गुण है कि वो हमेशा पानी पर तैरते रहते हैं। तो रोजेट तैरती गई जैसे वो किसी नाव में हो। फ्रिस्क जो अचानक जाग उठा भौंकने लगा। वो इतनी देर तक और इतना ऊंचा भौंकने लगा कि उससे रोजेट और सभी मछलियों की आंख खुल गई जो राजकुमारी के बिस्तर के आसपास तैरती हुई आ गईं, अपने बड़े सिर से उसे खींचती हुई। उन्होंने हमसे चाल चली। दुष्ट दाई और वो मल्ला इस वक्त तक काफी दूर निकल गए थे। चलो जल्दी करें तट पर उतरने के लिए क्योंकि हम मोरों के राजा के शहर के काफी निकट पहुंच चुके हैं। दाई की बेटी ने रोजेट की सबसे सुंदर फ्रॉक पहन ली और खुद को सिर से पांव तक हीरों से ढक लिया। अब नाव मोरों के राजा के राज्य के समुद्र तट तक पहुंच गई थी। जब वो नाव से उतरी तो मोरों के राजा द्वारा भेजे गए रक्षक दल ने उसे देखा तो वे बहुत हैरान रह गए।
मेरे लिए कुछ खाने को लाओ, वरना याद रखना मैं तुम सबके सर कटवा दूंगी। उसके न केवल सुनहरे बाल नहीं है, वो दुष्ट भी है। हमारे बेचारे राजा के लिए कैसी दुल्हन है। वो निश्चय इस योग्य नहीं थी कि उसे दुनिया के दूसरे छोर से लाया जाए। वो जुलूस बहुत लंबा था और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और दाई की बेटी अपनी बग्गी पर बैठी थी, एक रानी दिखने की कोशिश में। वो हर एक को थप्पड़ मारती या चिकोटियां काटती थी जिन तक वो पहुंच जाती। इस बीच रोजेट और फ्रिस्क मछलियों की मदद से मोरों के राजा के राज्य की समुद्री तट पर पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मैं आपकी सहायता कभी नहीं भूलूंगी और तुम्हारी कहानी मैं अपने परिवार और दोस्तों को बताऊंगी। हमें जल्दी चलना चाहिए, रास्ता दिखाओ फ्रिस्क। जुलूस महल में पहुंचा, जहां मोरों का राजा रोजेट के भाइयों के साथ इंतजार कर रहा था। राजकुमारी का स्वागत करने के लिए नकली रानी बग्गी से बाहर निकली और एक करीब खड़े मोर को लात मारी। हट जाओ मेरे रास्ते से। क्या तुम दो बदमाश जो खुद को राजा और राजकुमार कहते हो, तुमने मेरे साथ ऐसी चाल चलने की जुर्रत की? तुम्हारी बहन के सुनहरे बाल नहीं हैं और वो यकीनन दयालु भी नहीं है। क्या तुम ये प्रस्ताव रखते हो कि मैं इस पत्थर दिल जीव से शादी करूंगा? पर वो हमारी बहन नहीं है, कोई गलतफहमी हुई है। झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। पहरेदारों, इन्हें और इनकी बहन को एक ऊंचे मीनार में कैद कर दो, मेरे बंदियों के रूप में। रुको! रोजेट मोरों के राजा की तरफ दौड़ी गई और पीछे पीछे फ्रिस्क। उसने राजा के सामने घुटने टेक दिए। ओह मोरों के राजा, मैं हूँ असली राजकुमारी रोजेट, और वो जो वहाँ मेरी तरह भेष बनाए है वो मेरी दाई की बेटी है। मोरों का राजा आश्चर्यचकित रह गया। रोजेट ने मोरों के राजा को सब कुछ समझाया। पहरेदारों, दाई और उसकी बेटी को पकड़ लो, उन्हें रस्सियों से बांध दो और उन्हें समंदर में फेंक दो। पहरेदारों ने तुरंत भाइयों को छोड़ दिया। दुष्ट दाई और उसकी बेटी को पकड़ लिया। तब रोजेट मोरों के राजा की ओर मुड़ी और उसने कहा, ओह मोरों के राजा, कृपया उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। उनके लालच के लिए कृपया उन्हें क्षमा कर दें। उन्हें अपने किए की सजा मिल गई। यदि आप उन्हें क्षमा कर देंगे तो फिर वो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। मोरों का राजा बहुत ही प्रभावित हुआ रोजेट की इस दयालुता से जो उसके दुष्ट दाई और उसकी बेटी के प्रति दिखाई। इसके बावजूद जबकि वो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वो मुस्कुराया। न केवल तुम्हारे बाल सुनहरे हैं, तुम्हारा दिल भी उतना ही सुनहरा है जितना किसी का हो सकता है। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मोरों के राजा ने दुष्ट दाई और उसकी बेटी को क्षमा कर दिया। दाई ने रोजेट को उसके सारे कपड़े और गहने और सोने की मोहरें वापस कर दी। मोरों के राजा ने राजा और राजकुमार से जिस तरह व्यवहार किया था उसके लिए बहुत भरपाई की। तुरंत ही विवाह संपन्न हुआ और वो हमेशा राजी खुशी रहे। और फ्रिस्क भी, जिसने सबसे उम्दा ऐशो आराम और बढ़िया खान पान का आनंद उठाया, वो हमेशा राजी खुशी जिया।